आ, आपकी बात सुनने के बाद जो आपने इतने चौंकाने वाले तथ्य रखे हैं, ये लग रहा है कि वी आर लिविंग इन नॉट रिपब्लिक इंडिया, बल्कि ऐसा लग रहा है हम इस्लामिक इंडिया में रह रहे हैं। और कानून के तहत, संसद के तहत आपने एक पैरेलल सरकार, एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में एक मंदिर का आजादी, दूसरे मंदिर की आजादी तो छोड़ दें, ये तो फिर देश की करोड़ों करोड़ों गज जमीन और बीघा जमीन जिसके ऊपर कब्जा है, यानी ही भारत का पार्टीशन मजहब के नाम पे हुआ, पाकिस्तान बन गया। और इस देश में जो लोग रह गए वो तमाम मुस्लिम लीगी सब कांग्रेस में अंदर चले गए। और किस तरीके के नियम, इस तरीके से मुझे याद है कि 2014 से चुनाव से पहले वो कम्युनल वायलेंस बिल का भी बहुत जिक्र हुआ और उसके बारे में उसके प्रावधान भी बड़े खतरनाक थे। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो तो मैं समझता हूं कि कृष्ण जन्म स्थान तो बहुत छोटी सी चीज रह गई। अगर आपकी इस देश की जमीन के ऊपर प्राइवेट हो, सोसाइटी की हो, ट्रस्ट की हो, अगर आप उस पर लीगल तरीके से कब्जा करने का रास्ता खोल रहे हैं, तो फिर तो मंदिर छोड़ दीजिए, वो तो बहुत छोटी चीज रह गई। फिर तो कल कोई राष्ट्रपति भवन को भी कह दे कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर ताजमहल को घोषित कर दिया वक्फ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मतलब हम, यू आर और राइट। बताइए इस देश में इस पे कोई डिबेट नहीं हुई, और हम एक एक गज और दो दो गज और 50 गज और 30 एकड़ में मंदिर है, हम उसकी चिंता में लगे हुए हैं। ये तो पूरा देश आपने कब्जा करने का आपने रास्ता खोल दिया है लीगली, और कितना अंदर हो चुका होगा अभी पता ही नहीं है। अब इसको उठाएंगे तो देश में बवाल होगा कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम, वही तमाम दुनिया जमाने की बकवास चलेगी। लेकिन मैंने वही कहा कि आजादी के बाद जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहा, वो जिना से ज्यादा खतरनाक था। बिल्कुल सही। और और सेकुलरिज्म उसमें वर्ड का क्या, सेकुलरिज्म वर्ड जो संविधान में उसका क्या मतलब रह गया जब आप कोई कोई आर्टिकल मतलब 27 के विरोध में पैसा खर्च कर रहे हैं, एक मिनिस्टर आपने लगाया हुआ। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ माइनॉरिटी मिनिस्टर इन द कंट्री? मैं विष्णु शंकर जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं आपके सामने स्ट्रिक्ट विरोध करता हूं। जैन हिंदू धर्म का पार्ट है, दे आर नॉट माइनॉरिटीज, वी आर अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। और बल पाटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आदमी, देखिए बहुत बहुत बड़ी बात मैं आपको सर बताता हूं, एज अ जूरिस्ट, बल पाटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर किसी आदमी को माइनॉरिटी डिक्लेयर कराना है तो ही हैज टू अप्लाई। अगर कोई एक वर्ग चाहता है कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिले तो उसको मांग करनी पड़ेगी कि वो माइनॉरिटी है, उसके बाद उसको देखेंगी सरकारें। पर यहां पे तो ऑलरेडी डिक्लेयर करते हैं खुद से, कोई मांगता नहीं है। मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, पारसी माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी। और उसमें भी एक 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 आरटीआई के माध्यम से पता चला कि 1992 में जिस तरीके की सरकार थी, 91 में ये एक्ट आया, फिर 92 में बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, फिर 93 के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए मौलाना आजाद को भारत रत्न दिया गया। और 93 में ही विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी डेफिनेशन, आपने 5 लोगों को कहा कि साहब ये मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध जो हैं ये माइनॉरिटी हैं। और अभी हाल के दिनों में, कोई साल भर पहले, जब किसी हमारे साथी ने आरटीआई डाल के ये पूछा, खासतौर से, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, उनका नाम है अश्वनी उपाध्याय, उपाध्याय, अश्वनी उपाध्याय। तो उस आरटीआई में ये कहा गया कि हमारे पास कोई ऐसा बेसिस नहीं है कि किस बेसिस पे हमने ये तय किया कि ये लोग माइनॉरिटी में हैं। उसमें करेक्ट। 50,000 जो पारसी है वो माइनॉरिटी में है, 1% जैन है वो माइनॉरिटी में है, 1.5% सिख है वो माइनॉरिटी में है, और 19 से 20% मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो इनका कोई बेसिस नहीं था कि किस बेसिस। आपने यूएनओ का भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया, वहां पे भी ये कहा जाता है कि जो टोटल पॉपुलेशन का 1.5% होगा वो माइनॉरिटी होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो 19 से 30% लोग माइनॉरिटी में है, तो 1%। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन 99% मुसलमान ही बनता है। जी नहीं, मैं तो वहां सवाल ये पारसी, पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माइनॉरिटी कमीशन होना ही क्यों चाहिए? आई आर्टिकल एग्री। आर्टिकल 29-30 में उनको राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स ऑल। पर उसके लिए सरकार का क्यों हस्तक्षेप हो? एक माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों बैठे? जैसे कि मैंने आपको वक्फ के लिए बताया, वाई 4,700 एब्सोल्युट। करोड़ रुपए
केंद्र सरकार खर्च कर रही माइनॉरिटी पे 4,700 करोड़ रुपए, जो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इस समय उसमें नोटिस जारी हुआ है और वो पेंडिंग है। नई उड़ान नया सवेरा के तहत जो लोग IAS IPS की कोचिंग करेंगे उनको 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा। ये कहां का कानून है? टैक्स पेयर्स के मनी के साथ इस तरह से दुरुपयोग, और ये क्या माइनॉरिटी का खेल है? मैं तो आज तक ये बात समझ ही नहीं पाया। और आपने जैन समाज को भी गुमराह कर दिया कि भाई वो भी माइनॉरिटी है, कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो सवाल ये है कि जब आर्टिकल 29-30 में सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और माइनॉरिटी तो लिंग्विस्टिक भी होती है। इन सरकारों से सवाल पूछना चाहिए कि आर्टिकल 29 में तो लिखा है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आज तक किसी को नहीं दिखा। क्या संस्कृत कश्मीर में माइनॉरिटी नहीं है? क्या संस्कृत तमिलनाडु में माइनॉरिटी नहीं है? क्या संस्कृत असम में माइनॉरिटी नहीं है? क्या संस्कृत उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी नहीं है? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो संस्कृत भाषा को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बने, और क्यों सरकारों ने उसको फंड नहीं किया? क्यों उसके लिए कोई नहीं मिनिस्टर बैठा? ये क्या धर्म के नाम पे खेल खेला गया इस देश में? जम्मू कश्मीर में आप ही की तरह एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए वाइब्रेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट बॉय, हिज नेम इज अंकुर शर्मा। उन्होंने वहां रोशनी एक्ट को, जिस तरीके से आपने वक्फ बोर्ड बताया है, ऑलमोस्ट रोशनी एक्ट भी वहां इसी तरीके से आया। और वहां दूसरी बड़ी जो बात हुई, उन्होंने मुझे बताई कि जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी हैं, और इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब देखिए पॉलिटिकल लोग किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वहां हिंदू माइनॉरिटी में है। आज उस ऑर्डर के 4 साल हो गए, उसके बावजूद भी लगातार दिल्ली से माइनॉरिटी के नाम पे जाने वाला पैसा मुसलमानों को दिया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, लेकिन मैंने वही कहा कि आप आदेश कर दें, जमीन पे इंप्लीमेंट करने वाले लोग होने। और दिल्ली से लेके यहां तक जितने भी बड़े हिंदूवादी चेहरे हैं वो सब खामोश बैठे हुए, वैसे चिल्लाते हैं दुनिया में हर बात के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो नहीं लागू हो रहा है और उसका उल्लंघन हो रहा है। इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल करीब करीब मुझे ऐसे ही लग रहा है। पॉलिटिकल विल सर जब तक नहीं होगी और जब तक इस देश में आप जैसे लोग ये आवाजें नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है लोगों तक सही मैसेज नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि वक्फ एक्ट को और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतनी विस्तृत रूप से मैं समझा सकूं और अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं। नहीं विष्णु भाई, देखिए हमारी तो कोशिश इस पूरी लड़ाई में यह है कि ना तो हम सरकार हैं, ना हमारे पास कोई ताकत है। एक चीज जरूर हमें लगती है कि पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस आर्टिकल 35A के ऊपर और दूसरे विषय पे मैंने देखा, सच्चाई से अगर जिस बेबाकी के साथ, तथ्यों के साथ, क्लैरिटी के साथ आप बात रखते हैं, मुझे लगता है कि अगर लोगों को सच बात पता नहीं है, और शायद इसलिए भी नहीं पता है कि वो अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और जिनको बताना चाहिए था उन्होंने छुपाया। मुझे लगता है कि आज जो आपने बातचीत की है, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जितने सत्य आपने एक एक रखे हैं, मैं कम से कम अगले 1 साल तक इसी को मिशन बना के जगह जगह बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब देश को यह पता चल जाएगा तो सरकारें भी दबाव में आएंगी, नेता भी दबाव में आएंगे, और जो ढकोसला कर रहे हैं हिंदुत्व का, उनके वो लोग भी बेनकाब होंगे। तो हमारी तो कोशिश यही रही है, RSN सिंह साहब हो, GD हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, कैप्टन रिजवी हो, कि हम लोगों को सच बात बता दें, जिसमें हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, फैक्ट के साथ में। लोग इतना प्रेशर बना सकते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप देश की बड़ी बड़ी डिबेट, टेलीविजन के नेशनल डिबेट्स जो हैं, सब सोशल मीडिया को देख के तय हो रही है। तो हम तो अपनी भूमिका ये मानते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है, उसको कहते हैं कैटालिस्ट। या तो आप रिएक्शन को तेज कर देता है या रिएक्शन को कमजोर कर देता है। तो हम तो इस रिएक्शन को किसी तरीके से देश के आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान से, चाइना से कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा आपके अंदर है, और यह खतरा दीमक की तरह आपके मुल्क को खा रहा है। उसमें पार्लियामेंटेरियन भी शामिल है, उसमें लीगल फेडरेटिव भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है। एक तो करप्शन, दूसरा उस करप्शन को, उस लीगलिटी को लीगलाइज कर दिया गया है। ये जो आज आपने जितनी बातें कही हैं, एक तो करप्शन है कि लोग किसी की जमीन घेर लेते हैं वो, लेकिन इसको तो जमीन घेरने, हड़पने का आपने एक हथियार लीगल बना के पार्लियामेंट ने कहा है जाइए और आप लूट करिए।
तो आप कहां कहां रोकेंगे कि ये देश देश की शक्ल में रहेगा, भारत भारत की शक्ल में रहेगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, मैं थोड़ा थोड़ा जानता था, लेकिन मुझे लगता था कि लीगल पर्सपेक्टिव से जब आप बात बताएंगे तो सारी क्लैरिटी होगी। मेरी लॉ की बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है विष्णु भाई, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आप जैसा आदमी, बातें बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन रखने की कला, बताने की कला नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता कि ये इशू क्या है। तो मैं तो आज आपसे कहूंगा कि आप ऐसे इश्यूज को और विस्तार में, कुछ सेक्शन के जो बचे हैं कुछ और दिन, ताकि ये बार बार लोगों के जहन में हैमर करते रहें कि ये वक्फ बोर्ड क्या है, ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, ये कैसे बना, और ये सारा का सारा इन्हीं सरकारों के बीच में बना है। लेकिन 1998 से 2004 तक भी एक सरकार थी, तब इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हुई? ये पब्लिक डिबेट ही नहीं बना, और नहीं बना तो इसमें शब्द शामिल है। और आज भी 2019 हो गई लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं होती। आज आप आज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात, अरे भाई आप पॉपुलेशन कंट्रोल लेके भी आएंगे तो भी आपके पास क्या ला है कि जिन्होंने तय कर लिया है कि हमारे 16 होंगे वो अल्लाह की देन है, तो आप उन्हें कहां रोकने वाले हैं भाई? वो तो डेमोक्रेसी से आपके देश की सत्ता पे पहुंचना चाहते हैं ना। उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का वोट और एक पंचर जोड़ने वाले का वोट तो बराबर ही है ना। तो आप देखिए ना कि ये लड़ाई एक तरफ नहीं है। आपने आज तो बताया कि पार्लियामेंट ने ये जघन्य अपराध किया है, कोर्ट में आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। वैसे सुओ मोटो कोर्ट 370 के बारे में भी सुनने लगती है, सीए के बारे में सुनने लगती है, सुओ मोटो इस मामले को क्यों नहीं लिया कोर्ट ने? ये तो एक तरीके का इस देश को लीगल तरीके से आपने बेच दिया है। और अगर ऐसे प्रोविजन किसी पुरोहित के लिए, मठ और मंदिर के लिए ऐसे प्रोविजन बनाए होते तो अभी तो देश में बवाल हो गया होता। सारे लिबरल्स और जितने लोग हैं वो सब इस समय आ गए होते सड़कों पे कि साहब मेरी संपत्ति। वही मैंने कहा कि नहीं, कि इसमें हमारी चूक ये है, हम तो अपने लिए इसलिए कहते हैं कि हम जिस मकसद से इस पूरे उसमें देश भर में घूमते हैं, कि हमें देर से पता चला, बट आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल एंड वी प्राउड ऑफ यू, एंड एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग यू विल बी फील प्राउड ऑन यू, कि आपने बहुत बड़ी चीज बताई है, बहुत बड़ी चीज बताई है, और बहुत सरलता के साथ बताई है, और किस तरीके से आसान शब्दों में बताई है। यही बात पूरे देश में पहुंचानी है विष्णु भाई। और मैं फिर आपके लिए कामयाबी की दुआ करूंगा, और फिर देश से अपील करूंगा कि जो लोग भी इस बातचीत को सुन रहे हैं वो विष्णु शंकर जैन और इनके पिताजी के बारे में बता दूं, वो भी बहुत बड़े लीगल हैं। जब बाबरी मस्जिद और वो ढांचा जब गिरा दिया गया था, तो उस वक्त उस इलाके में, उस मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं थी। विष्णु शंकर जैन जी के पिताजी एक बड़े नामी वकील हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली कि मेरी पूजा का अधिकार मुझे मिले, और उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां पूजा होगी, और उस पे जो इंतजाम किए गए वो अलग बात है। मैं मानता हूं कि एक काबिल पिता का पुत्र विष्णु शंकर जैन साहब, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए आपकी न सिर्फ तारीफ की जाए, इसके लिए अगर इस देश से आपको किसी तरीके कोई धन की जरूरत हो, किसी और तरीके की जरूरत हो, ताकि आप कहीं पैसे को लेकर के, किसी रिसर्च को लेकर के, किसी टीम को लेकर के कमजोर ना पड़े, मैं हर उस आदमी से अपील करूंगा कि जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है और इसके अपलोड होने के बाद भी जो सुनेगा, वो विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े सीनियर वकील हैं। इनसे संपर्क साधे, इनका हिम्मत बढ़ाए, इनको हौसला दे। मैं ये मानता हूं कि ऐसी लड़ाई लड़ने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब भी थे। उन्होंने गीता के ऊपर एक जजमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि गीता इज नॉट ए रिलीजियस बुक, तो उसके ऊपर चैलेंज किया, और फाइनली वहां क्रिश्चियन और मुसलमानों को मानना पड़ा कि गीता इज नॉट ए रिलीजियस टेक्स्ट, इज ए राष्ट्रीय ग्रंथ। और उसके बाद मध्य प्रदेश ने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ और उनको सिक्योरिटी भी मिली। तो मैं ये आपसे फिर विनती करूंगा कि आप ध्यान रखिए कि जो लोग ये जानते हैं कि आपने उनकी उस नस को दबाया है जिसको न तो राजनीतिक दल लाना चाहते थे अपने सियासी एजेंडे के तहत, और बाकी लोग सोए हुए थे, आपने उनकी जड़ पे हमला किया है। वो आप पे हर तरीके का हमला करेंगे, हर तरीके का आप पे वार करेंगे। इसलिए आपको सिर्फ ये लड़ाई नहीं लड़नी है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। देश का हर जागरूक नागरिक जो इस बात को सुन रहा हो, विष्णु शंकर जैन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। वो कैसे होगी? ये देश की जिम्मेदारी है। विष्णु शंकर ये लड़ाई अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे। ये वेल ऑफ आदमी हैं, अपना जीवन इनका अपनी जगह चल रहा है, लेकिन ये जो मुकदमे हैं इस पे उनका साथ देना चाहिए।
आप बार बार मेरे कहने से आते हैं और मेरी बात मान लेते हैं, इसके लिए मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और जब भी विष्णु भाई आपको ये लगे कि आपके मन में कोई ऐसी चीज आई है जो देश को बतानी है, आप बेधड़क मुझसे कहिए, आइए, क्योंकि हम तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इन्हीं मुद्दों के लिए किया है और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। तो एक बार फिर मैं और मेरी टीम की तरफ से आपको बधाई और आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामना कि आप न सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई जीते, ये वक्फ बोर्ड जो मैं समझता हूं कि इस देश पे लीगल तरीके से कब्जा करने का जो एजेंडा बनाया है, क्योंकि जब आपकी जमीन पे आप मालिक ही नहीं होंगे तो जब लड़ाई होगी तो आप किस जमीन को बचाने के लिए लड़ेंगे। लिहाजा एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आप इस लड़ाई में विजयी हों, इसकी कामना करता हूं।